Loop is made by joining the ends of a flexible, inextensible, and light conducting wire of length 2L with a thin insulating coating. The loop passes through two frictionless hooks. One of the hooks is attached to the ceiling, and from the other hook a small rubber block of mass m is suspended as on the figure. Below the ceiling a horizontal magnetic field base is established. Now a gradually increasing current is made to circulate in the loop for all values of current. In the loop, forces of magnetic interaction between different parts of the wire are negligible as compared to the other forces. तो उसमें यहाँ पे जो करंट है, करंट इज फ्लोइंग समथिंग लाइक दिस, एक लूप बन रहा है यहाँ पे, इस लूप में करंट इज फ्लोइंग। तो ऑब्वियस सा दिख रहा है कि इसमें जो करंट्स लगेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे और वो वायर को यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे। तो इसमें पहला पार्ट ये पूछा गया कि व्हाट शेप विल द वायर लूप अज्यूम फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट इन द लूप। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या शेप बनेगा। तो इसको मैं इस तरीके से थोड़ा क्लियर कट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। लेट्स से करंट इज फ्लोइंग समथिंग लाइक दिस, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये डायरेक्शंस वगैरह कुछ इस तरीके से हैं कि जो फोर्सेस लगेंगे वो इन वायर्स को पुल करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन पुल करेंगे, क्योंकि अपोजिट करंट्स फ्लो कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें इट इज़ समथिंग लाइक दिस, एक लूप बन रहा है यहाँ पर ये। अगर आप इस पर देखोगे तो डी एल क्रॉस बी का यूज़ करते हुए फोर्स इज समथिंग लाइक दिस। हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर फोर्सेस लगेंगे इस तरीके से, हर एक पॉइंट के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे। और जब ये फोर्सेस इस तरीके से लगेंगे तो यहाँ पर ये दोनों जो वायर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे और कुछ इस तरीके से कर्व शेप यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। और फोर्सेस जो हैं वो हमेशा डी एल क्रॉस बी के अकॉर्डिंगली हमेशा इस वायर के परपेंडिकुलर लगते रहेंगे। तो जब भी इस तरीके से परपेंडिकुलर फोर्सेस लगते हैं तो जो यहाँ पे कर्व का शेप होगा वो शेप फिर यहाँ पे कैसा हो जाएगा, सर्कुलर, क्योंकि फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू दिस वायर और लूप। और ऐसा करने पे ये जो ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो गैप है वो गैप कम हो जाएगा, तो गैप कम होगा तो ये जो ब्लॉक है वो भी ऊपर जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे हो जाएगा कि व्हाट शेप, तो शेप विल बी सर्कुलर, सर्कुलर शेप बनाएंगे यहाँ पर ये, क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉल स्मॉल लेंथ। जो भी स्मॉल स्मॉल लेंथ बन रही है उनके परपेंडिकुलर फोर्सेज हैं, तो सिमेट्रिकली पुल कर लेंगे तो सर्कुलर शेप यहाँ पर बनना चाहिए। जिस तरीके से सरफेस टेंशन में होता है कि एक थ्रेड अगर रखा रहता है और परपेंडिकुलर फोर्सेज अगर इस तरीके से लगते हैं तो वो थ्रेड एक सर्कुलर शेप अज्यूम कर लेता है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अप टू विच द ब्लॉक कैन बी लिफ्टेड। तो अब ये जो ब्लॉक है वो ब्लॉक यहाँ पे जो इसके साथ अटैच है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से यहाँ का जो गैप है वो एल के बराबर था, लेकिन अब वो गैप यहाँ पे कम हो जाएगा। ये बोला गया कि जो यहाँ पे ये जो वायर्स हैं वो इनएक्सटेंसिबल हैं। तो वायर्स इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये वायर की लेंथ है वो तो अभी भी एल के बराबर ही रहेगी, लेकिन ऑब्वियस है कि ये जो स्ट्रेट लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो जो ये ब्लॉक है ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए ये ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये जो वायर्स हैं वो सेमी सर्कुलर हो जाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इनकी बेंडिंग हो जानी चाहिए। तो जब ये वायर्स सेमी सर्कुलर यहाँ पे लूप के फॉर्म में हो जाएंगे तो उस केस में मैक्सिमम ऊपर चला जाएगा यहाँ पर ये। तो देख लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट यहाँ पर क्या हो रही है, मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ से ब्लॉक का जो डिस्टेंस है वो एल है इसमें, और यहाँ पर ये जो लेंथ है ये लेंथ यहाँ पर एल हो जाएगी। और ये जो सर्किल बन रहा है, सपोज अगर इस सर्किल की रेडियस आर है तो ये टोटल जो अब यहाँ पर इसके ब्लॉक की डिस्टेंस है इस सस्पेंशन पॉइंट से वो 2r हो जाएगी। आर को कैलकुलेट करने के लिए तो सपोज ये जो पैरामीटर है या पूरा पैरामीटर अगर सर्किल का ले लें तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2πr इज इक्वल टू 2l हो जाएगा, क्योंकि लेंथ तो वही रहनी है यहाँ पे। तो जो रेडियस होगी वो रेडियस हो जाएगी l डिवाइडेड बाई पाई। तो पहले यहाँ से डिस्टेंस था l और अब डिस्टेंस है 2r, 2r यहाँ पे कितना हो जाएगा 2l बाई पाई। तो दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट इतना यहाँ पर ये राइज़ करेंगे, इतने मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पर ये जो ब्लॉक है वो लिफ्ट कर सकता है। तो ये दो पार्ट हैं जिसमें कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन से आंसर कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है। इसमें फाइंड द करंट इन द लूप टू लिफ्ट द ब्लॉक टू हाइट h इज इक्वल टू दिस मच। तो ये जो हाइट है आप इसको अगर इससे कंपेयर करो, l माइनस 1/3 बाई ये वाला 2/पाई है और ये l इंटू 1 माइनस 3/पाई है। इसका मतलब है कि 1 में से माइनस ज़्यादा हो रहा है तो ये हाइट कम है। ये तो मैक्सिमम हाइट थी जितने हाइट तक ये राइज़ कर सकता था, तो उससे कम हाइट है यहाँ पर ये। तो इस हाइट तक राइज़ करवाने के लिए हमें कितना करंट यहाँ फ्लो कराना पड़ेगा ये पूछा जा रहा है इसमें।
कि कितना करंट फ्लो कराया जाए जिससे कि ये वाली हाइट बने, जो कि मैक्सिमम हाइट से ऑब्वियस है कि कम होगी यहाँ पर इसमें। तो ऑब्वियस है कि जो शेप बनेगा यहाँ पे वो शेप कम्प्लीटली अब ये सेमी सर्किल टाइप का नहीं बनेगा। यहाँ पर एक सर्कुलर आर्क होगा लेकिन वो सेमी सर्किल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं किसी एक जनरल आर्क को लेकर के पहले ये देख लेता हूँ कि ये कितनी हाइट तक राइज कर सकता है उस पर्टिकुलर थीटा के लिए या उस पर्टिकुलर जनरल सिचुएशन के लिए। तो इन जनरल में यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। सपोज़ एक मैंने यहाँ पर ये देखा कि ये एक सर्किल है। मैं किसी एक वायर को ले लेता हूँ, सपोज़ मैं इस साइड वाले वायर को ले लेता हूँ। तो ये वाला जो वायर है अब वो इस तरीके से सेमी सर्किल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। सपोज़ ये जो वायर है, ये वायर कुछ यहाँ से यहाँ तक ही इतना ही बेंड हो पाया, सेमी सर्कुलर शेप जो है वो अज्यूम नहीं कर पाया यहाँ पर। ये मैंने ये सर्किल को कंप्लीट कर लिया है अपनी कैलकुलेशंस वगैरह करने के हिसाब से। तो सपोज़ ये जो लेंथ है, ये लेंथ तो स्केल के बराबर ही रहेगी यहाँ पर, तो लेंथ विल रिमेन इक्वल टू एल। इस सर्किल का सपोज़ यहाँ पर ये कॉर्ड एक ड्रॉ कर लिया मैंने इसमें, तो इसकी जो लेंथ है वो एल के बराबर है। और मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर ये जो भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ पे लेट्स से थीटा के इक्वल यहाँ पर ये एंगल सबटेंड करता है। और जो रेडियस यहाँ पर बनती है, सपोज़ वो रेडियस आर के बराबर बन रही है इसकी। तो अगर मैं रेडियस थीटा और एल में रिलेशन लिखना चाहूँ तो एल इज़ इक्वल टू सिंपली हो जाता है आर इंटू थीटा। तो एल इज़ इक्वल टू आर इंटू थीटा। हाइट वगैरह अगर हम देखना चाहें कि अब यहाँ पर हाइट कितनी है, तो सस्पेंशन पॉइंट ये वाला था यहाँ पर, तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको एल में एल माइनस दिस कर लेंगे तो पता चल जाए कितने ऊपर गया है यहाँ पर ये। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये आर और ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा बाई 2 और ये भी हो जाएगा आर साइन थीटा बाई 2। तो सस्पेंशन पॉइंट से ब्लॉक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 2r साइन थीटा बाई 2। और इस डिस्टेंस, पूरे डिस्टेंस को मैं ए का नाम दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ए इज़ इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये तो इसकी डिस्टेंस हो गई यहाँ पर सस्पेंशन पॉइंट से। चेंज इन हाइट यहाँ पर कितनी हुई, तो जो चेंज इन हाइट है डेल्टा एच या एच जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये जो चेंज इन हाइट है वो हो जाएगा एल माइनस 2r साइन थीटा बाई 2, क्योंकि पहले जो डिस्टेंस था सस्पेंशन पॉइंट से वो एल था, अब डिस्टेंस इतना है यहाँ पे। आर को भी मैं यहाँ पर एक बार थीटा के टर्म्स में ले आता हूँ, तो आर भी एक वेरिएबल है जिसको हटा देते हैं यहाँ से। तो आर को अगर मैं लिखूँगा तो आर हो जाएगा यहाँ पे एल बाई थीटा साइन थीटा बाई 2। सो दिस इज़ द चेंज इन द हाइट। और ये जो हाइट है वो हमें कितनी दी गई इसमें, तो दैट हाइट इज़ गिवन एज एल इंटू 1 माइनस 3 अपॉन पाई। ये हाइट यहाँ पर इतनी दी गई है। और अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन कर लो इसमें, क्योंकि ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की है कि इसको सॉल्व करना तो इतना आसान होगा नहीं कि इसको इक्वेट करके हम सॉल्व करें। तो हमें जस्ट यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे कंपैरिजन करके और हिट एंड ट्रायल से थोड़ा देख लें तो वहीं से इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। अगर आप यहाँ पर ये देखो कि थीटा को अगर आप इसमें लेट से पाई बाई 3 ले लेते हो, तो थीटा को अगर आप पाई बाई 3 ले लो, क्योंकि √3 वगैरह इस तरह के टर्म्स नहीं आ रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर 30 डिग्री लाना चाह रहा हूँ। तो 30 के लिए मैं थीटा को 60 डिग्री ले रहा हूँ। 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3। तो थीटा को अगर हम पाई बाई 3 ले लूँ तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हाफ हो जाएगा। और आप देखो कि मैच कर जाएगा यहाँ पर। तो थीटा को अगर मैं पाई बाई 3 यहाँ पर ले लूँ तो पाई बाई 3 ले लिया मैंने, और 2 और यहाँ का जो हाफ है वो कैंसिल हो जाएगा, तो पाई और 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी अगर थीटा को पाई बाई 3 पुट कर लिया जाए, यानी कि थीटा को 60 डिग्री ले लिया जाए। तो थीटा 60 डिग्री लेने के बाद में अब यहाँ पर जो डायग्राम है उस डायग्राम में आप यहाँ पर थीटा को 60 डिग्री कर लो। थीटा 60 डिग्री करने के बाद में अब यहाँ पर ये सारी लेंथ जो भी है, हाइट वगैरह सब कुछ मेज़र किया जा सकता है इसके अंदर। अब आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर। ये तो हमने ज्योमेट्री देखी और वो एंगल वगैरह यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद में हम ये पता करना है कि किस करंट के लिए ऐसा होगा। अल्टीमेटली हमें अब करंट फोर्सेस में जाना पड़ेगा यहाँ पे, और वो फोर्सेस में जाने का मतलब है कि अब यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, बेसिकली फोर्सेस लग किस तरीके से रहे हैं। अगर मैं इस डायग्राम का यूज़ करके बताऊँ तो ये जो वायर है, इस वायर के अंदर टेंशन जनरेट हो रही है। अगर आप इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में इधर से टेंशन, इधर से टेंशन, तो इस तरीके से ये टेंशन का कॉम्बिनेशन आएगा। और टेंशन के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं दोनों में बराबर टेंशन आएगा क्योंकि सिमेट्री है। टेंशन के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स यहाँ पे बैलेंस करेंगे इसके वेट को, क्योंकि ये ग्रेजुअली हो रहा है। ये वर्ड यूज़ किया गया क्वेश्चन के अंदर कि जो करंट है दैट इज़ बीइंग इंक्रीज्ड ग्रेजुअली आप करंट को इंक्रीज करते जा रहे हो। तो हम अज्यूम करेंगे कि इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा और फोर्सेस बैलेंस कराएंगे। तो टेंशन के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो बैलेंस करेंगे एमजी को। टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा कितना, तो अगर मैं यहाँ पे टेंशन को ऐसे टेंजेंशियली दिखा दूँ
θ/2 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है और ये एंगल 30 हो जाएगा। तो टेंशन के जो वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे उसमें कॉस बनेगा, यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री दिख रहा है मुझे। तो अल्टीमेटली हमें तो सॉल्व जो इक्वेशन करनी है वो ये है 2t cos 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू mg, वी हैव टू सॉल्व दिस। ठीक है, हमें जो सॉल्व करना है वो ये वाली इक्वेशन होगी 2t cos 30 डिग्री इज इक्वल टू mg। और यहाँ से cos 30 की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, तो 2t√3/2 दिस इज इक्वल टू mg एंड दिस इज कैंसल्ड। लेकिन टेंशन अब कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो टेंशन हमें यहाँ पर इस वायर में कैलकुलेट करनी है। तो टेंशन को मुझे करंट के टर्म्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा, करंट, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जो भी उसके टर्म्स में टेंशन कैलकुलेट करना होगा। वो टेंशन यहाँ पर रखने के बाद में वी कैन फाइंड द फाइनल आंसर। तो अब तक हमने इसमें देख लिया है कि 2t cos 30 डिग्री इज इक्वल टू mg, और टेंशन कैलकुलेट करना बाकी रह गया इन टर्म्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। और किसी भी इस तरीके के कर्व्ड वायर में टेंशन कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा उसका हिस्सा लेकर के फ्री बॉडी डायग्राम बना के करते हैं। तो सपोज मैं इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, जिसको थोड़े लार्ज स्केल पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो सपोज टेंशन इज एक्टिंग लाइक दिस उस छोटे से पार्ट पे, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पर होगा। सपोज ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो डी थीटा, और जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा दैट इज समथिंग लाइक दिस df। तो रेडियस अगर मान लीजिए यहाँ पर इसकी r के बराबर है, r इज़ द रेडियस, तो उस केस में यहाँ पे जो df होगा वो i dl इंटू बी हो जाएगा। dl विल बी r d थीटा इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया। और टेंशन के जो ये कंपोनेंट्स आएंगे, ये कंपोनेंट्स बैलेंस करेंगे यहाँ पर इस df को, और ये कंपोनेंट्स निकालने के लिए हाफ ऑफ एंगल यहाँ पर d थीटा/2 हो जाएगा। तो दिस इज d थीटा/2, दिस इज d थीटा/2 एंड दिस इज 90 माइनस d थीटा/2। तो उससे यहाँ पर ये हो जाएगा t साइन d थीटा/2। बहुत ही स्टैंडर्ड सिचुएशन है, बहुत बार इस तरह की सिचुएशंस फेस करते हैं मैकेनिक्स में। तो इन दोनों का जो समेशन है वो हो जाएगा 2t साइन d थीटा/2 एंड दिस वुड बी इक्वल टू ir d थीटा इंटू बी। यहाँ पर क्योंकि साइन थीटा के साथ जो एंगल है बहुत स्मॉल है, तो d थीटा साइन थीटा इज इक्वल थीटा लिख सकते हैं। तो 2t d थीटा/2 दिस इज इक्वल टू ir d थीटा इंटू बी। और ये सब कुछ यहाँ पे ये 2 d थीटा वगैरह कैंसिल हो जाएगा, और t इज इक्वल टू i r b आ गया। अब r को किस तरीके से रिलेट किया जा सकता है? तो r को रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे जो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है पीछे। तो जो लेंथ होती है वायर की l इज इक्वल टू r इंटू थीटा हो जाता है। तो लेंथ इज इक्वल टू r इंटू थीटा, और थीटा हमने कैलकुलेट कर रखा है, थीटा इज π/3, तो r π/3। तो r को वी कैन रिप्लेस इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो आई बी और आर को आप यहाँ पर रिप्लेस कर दो 3l/π से। तो दिस इज 3l डिवाइडेड बाई पाई, और ये सारा आप रिप्लेस कर दो इसके अंदर। तो यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 1/2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर t√3 बचता है। तो t√3 और t की जगह पे ये, तो आई बी 3l/π√3 दिस वुड बी इक्वल टू mg एंड दिस वुड गिव द फाइनल आंसर टू अस। आई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई mg डिवाइडेड बाय 3√3 b इंटू एल। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर करंट। इतना करंट अगर मिलेगा तो जो रिक्वायर्ड हाइट है उतने हाइट तक ये ब्लॉक राइज कर जाएगा।